डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। मानव प्रजाति होमो सेपियंस धरती पर जीवित लगभग 8 लाख प्रजातियों में से मात्र एक है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से सभी गुणों में विलक्षण और अद्वितीय है। अद्भुत बौद्धिक शक्ति और चेतना का आश्चर्यजनक स्तर मनुष्य को शेष जातियों से पूरी तरह भिन्न बनाता है। मनुष्य द्वारा विकसित एक और संभवतः सबसे सुंदर कला योग है। योग केवल शारीरिक व्यायाम, एरोबिक्स या प्राणायाम तक सीमित नहीं है, यह सभी जीवन वर्धक गुणों का योग है। जीवन का उत्थान केवल मानव जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उन समस्त जीवन रूपों के उत्थान से जुड़ा है जो धरती माता की गोद में खेलते हैं, जिनका पालन पोषण प्रकृति करती है और जो जीवन विकास यात्रा में धरती पर मानव जाति से बहुत पहले अवतरित हुए हैं। योग जीव का विषय नहीं है, यह जीवन का विषय है। जब हम केवल अपने स्वास्थ्य और कल्याण की वस्तु बनाकर इसे प्रकृति और पर्यावरण के सरोकार से काट देते हैं, तो योग अपने वास्तविक और गहरे अर्थ से दूर हो जाता है। हमारे समकालीन विश्व में जीवन सिकुड़ रहा है, क्योंकि गैर मानव प्रजातियां पूरी तरह से तनाव में है। अनेक प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं और अनेक विलुप्त होने की कगार पर खड़ी हैं। जैव विविधता निरंतर घट रही है। प्राकृतिक योग का पतन, जीवन का संकुचन और मानव जाति का स्वास्थ्य और कल्याण की अधोगति साथ साथ चलने वाली घटनाएं हैं। संपूर्ण जीवन का स्वास्थ्य और जीवन कल्याण तथा मानव जाति का स्वास्थ्य और कल्याण एक ही धुरी से जुड़े हैं। जीवन का संकट प्रकृति के संकट में निहित है। प्रकृति के संकट और पर्यावरणीय व्यवधान वस्तुनिष्ठ योग में निहित हैं। योग को इको योग में बदलने से हम पर्यावरण संकट के साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक सभी संकटों से छुटकारा पा सकते हैं। प्रत्येक चीज से संबंध होना, हर प्रक्रिया से संबंध, यही पारिस्थितिकी का नियम है। जीव का उनके पर्यावरण के साथ परस्पर संबंध ही पारिस्थितिकी है। इको योग मानव प्रकृति संबंध को स्थापित करता है, उन्हें सबल बनाता है और प्राकृतिक संतुलन को पुनः स्थापित करता है। प्रसिद्ध इको दार्शनिक कहते हैं, इको योग इस सिद्धांत पर आधारित है कि सारा जीवन ही योग है। प्राकृतिक विकास जीवन का नवीनीकरण करते चलता है, जैव विविधता को संचित करता है और उसमें निरंतर अभिवृद्धि करता जाता है। कंक्रीट के निरंतर उभरते जंगलों में हम कब तक अपने वायु को चलताऊ योग का संबल दे पाएंगे? मिट्टी, पानी और बयार के निरंतर बढ़ते संकट में हम कब तक अपना अस्तित्व बचाए रखेंगे? इको योग को मन, वचन, कर्म और विधि विधान से व्यवहार में लाने से हमें प्रसन्नता से भरे भविष्य में प्रवेश का सुअवसर मिलेगा। इको योग पृथ्वी को पुनः स्वस्थ करने की एक कला है। पृथ्वी के स्वास्थ्य की शुरुआत स्वयं के उपचार से होनी चाहिए। हम जानते हैं कि हमारे ग्रह पर
जीवन खतरे में है। ग्रह की पारिस्थितिकी अखंडता दांव पर लगी है, जो महामारी की अपनी अखंडता के खतरे का प्रकटीकरण है। इको योग हमारे जैव मंडल की पारिस्थितिकी अखंडता को पुनः स्थापित करने की कला है। यह हमारी अपनी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अखंडता सुनिश्चित करने की कला है। हम अपनी धरती को पुनः अधिकतम हरियाली से आच्छादित कर प्रकाश संश्लेषण को उसके चरम तक ले जाएं, जैव विविधता को संरक्षण दें, मिट्टी का स्वास्थ्य बनाए रखें, धरती के जलाशयों की स्वच्छता कायम रख सकें, अपने वायुमंडल में जहरीली गैस का उत्सर्जन न होने दें और अपनी सामाजिक, आर्थिक विकास प्रणालियों को अक्षय विकास के मार्ग पर ले आएं, तो निश्चित रूप से इको योगी बन जाएंगे और पृथ्वी पर पारिस्थितिकी न्याय कर अपने स्वास्थ्य और अपने अस्तित्व के लिए न्याय कर रहे होंगे। हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तय मानकों के अनुरूप नहीं है, ऐसा कुछ संगठनों का दावा है। यद्यपि सर्व कर्मचारी संघ और जन स्वास्थ्य अभियान नाम के इन संगठनों ने जो आंकड़े दिए हैं वे विश्वसनीय हैं, लेकिन जो बताया जा रहा है वह पूरा सच नहीं है। स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सकों और कर्मचारियों की भारी कमी है, यह बात सही है, लेकिन यह कमी तो कोरोना संक्रमण काल के बहुत पहले से चली आ रही है। भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की गठबंधन सरकार में ही यह कमी नहीं हुई है। मनोहर लाल की पिछली सरकार में भी चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या मानक के अनुरूप नहीं थी, तो उससे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी यह संख्या मानक के अनुरूप नहीं थी। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी स्वास्थ्य सेवाओं को अपर्याप्त बता रहे हैं, लेकिन उनके पिता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शासनकाल में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल क्या आज से बेहतर था, उन्हें यह भी बताना चाहिए। और उस समय क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 6 विशेषज्ञ चिकित्सक थे, इसका भी उल्लेख करना चाहिए। वास्तविकता यह है कि तब की स्थिति और आज की स्थिति में कोई बहुत अंतर नहीं आया है। इसलिए कोरोना की तीसरी लहर की आशंका का हवाला देते हुए अपर्याप्त तैयारी का प्रलाप अनुचित है, क्योंकि पहली लहर में हरियाणा ने कोरोना पर शीघ्र नियंत्रण कर लिया था और अन्य प्रदेशों की अपेक्षा काफ़ी कम नुकसान हुआ था। दूसरी लहर के दौरान जो गड़बड़ी हुई वह हड़बड़ी के कारण हुई। किसी को यह अनुमान नहीं था कि दूसरी लहर इतनी जल्दी आ जाएगी और ऑक्सीजन की अत्यधिक आवश्यकता पड़ेगी। अब तीसरी लहर को लेकर सब सचेत हैं, सरकार भी और आमजन भी। आवश्यकता पड़ने पर ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था भी कर लेने का दावा प्रदेश सरकार कर रही है। इन दावों को समय रहते परखना उचित होगा। समाप्त।